जय हिंद दोस्तों, ज्ञानतू पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 13। और यह जो प्रैक्टिस सेट है यह आपके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार इंटरमीडिएट जो बिहार स्तर लेवल के एग्जाम हो रहा है बीएसएससी का, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सीरीज हम लोग लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी हमारे चैनल पे चल रही है, तो आप जाकर के उसका भरपूर फायदा उठाइए। चलिए तो आज शुरू करते हैं 13 प्रैक्टिस सेट 13 शुरू करेंगे। और यह रहा पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरुआत किया गया था? तो डिजिटल साक्षरता अभियान जो है क्या है, भारत के जो नागरिक हैं उनको डिजिटली रूप से साक्षर करने के लिए अभियान चलाया गया है। और इस अभियान का टारगेट यह है कि करीब करीब 6.25 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाए। कितने लोगों को? करीब करीब 6.25 करोड़ लोगों को, यानी 6.62 करोड़ लोगों को क्या करना है, डिजिटली रूप से साक्षर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा 6.62 करोड़ लोगों को क्या करना है, डिजिटल रूप से साक्षर करना है। और इसकी शुरुआत कब की गई? 2017 में 2017 में शुरुआत की गई। और इसके लिए क्या बनाया गया है, बताया गया है कि 5.68 करोड़ लोगों को, इसमें से 5.68 करोड़ को ऑलरेडी क्या किया गया है, इस अभियान के तहत डिजिटल रूप से साक्षर किया जा चुका है। चलिए, और सरकार ने क्या किया है कि इसके तहत प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। डिजिटल साक्षर ही नहीं करना है, उनको प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। और करीब करीब 4 करोड़ लोगों को क्या किया गया, डिजिटली साक्षरता प्रमाण पत्र भी दिया गया है, बांटा जा चुका है। 4.22 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षरता का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2017 हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत कब हुई? 2017 में शुरुआत किया गया। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? वैसा कौन सा नदी है जिसका उद्गम कहां है? भारत में नहीं है। यानी भारत में तो बहती है वह नदी जो भारत में बहती है, लेकिन भारत में उसका उद्गम स्थल नहीं है। तो आपको बताना है सतलज होगा, रावी होगा, चिनाब होगा, ब्यास होगा। जी हां, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन आंसर हैगा। तो चलिए, यह जो नदी है सबसे पहले देखते हैं कि ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी और रावी नदी दोनों के दोनों कहां से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। रावी नदी कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है। रावी कहां से निकल गया? कुल्लू की पहाड़ियों से। और ब्यास भी कहां निकल गया? रोहतांग दर्रा के आसपास से निकल गया। चलिए आगे देखते हैं, चिनाब नदी। चिनाब नदी कहां से निकलती है? चिनाब नदी लरचा दर्रा के निकट से निकलती है। कहां, कौन सा जगह का नाम है? लरचा दर्रा के पास है। तो बच गया एक ही नदी जो है सतलज नदी, जो कहां से निकल रही है? तिब्बत के पास, पश्चिम मानसरोवर के पास से निकल रही है। तिब्बत के निकट पश्चिम तिब्बत में मानसरोवर के पास से। कहां, जगह का नाम क्या हो गया? इसका जगह का नाम हो गया राक्षस ताल। राक्षस ताल हो गया, राक्षस ताल जगह का नाम हो गया, जहां से क्या निकल रही है? सतलज नदी निकल रही है। सतलज या सतलुज नदी निकल रही है। इसका क्या है? उद्गम स्थल भारत में नहीं है। बाकी रावी का, चिनाब का, ब्यास का, सबका सतलज, सबका कहां है? ओरिजिन कहां है? ओरिजिन भारत में है। सिर्फ और सिर्फ सतलज नदी का क्या है कि ओरिजिन कहां है? इंडिया से बाहर है, वह तिब्बत के पास है, मानसरोवर के पास है, राक्षस ताल में, राक्षस ताल में, राक्षस ताल में है। चलिए, राक्षस ताल में हो गया। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियन लोगों में प्रथम कौन थे? ध्यान दीजिएगा कि प्रथम यूरोपियन कौन थे। यूरोपियन में हम लोग ज्यादातर जानते हैं कि ब्रिटिश के हुकूमत के अंदर भारत क्या रहा? गुलाम रहा। लेकिन एक्चुअल में भारत आने वाले प्रथम व्यापारी, प्रथम यूरोपियन व्यापारी ब्रिटिश नहीं थे, अंग्रेज नहीं थे। तो सबसे पहले कौन पहुंचे? सबसे पहले पहुंचे पुर्तगाली, उसके बाद पहुंचे डच। पुर्तगाली पहुंचे और उसके बाद कौन पहुंचे? डच पहुंचे। और यह दोनों क्या करते थे? आपस में लड़ाइयां लड़ते रहते थे और एक दूसरे को क्या करते थे? खदेड़ते रहते थे। एक दूसरे से परस्पर क्या करते थे? वर्चस्व कायम करने के लिए लड़ाइयां करते रहते थे। इसी बीच अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना क्या किया? विस्तार किया, शासन का विस्तार किया। और डच जो थे वह भारत इनका मुख्य आकर्षण का केंद्र नहीं था। कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि डच क्या करेंगे, भारत आएंगे। उनको कहां जाना था? उनको पूर्व एशिया के देश में जाना था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
हमारा नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल वर्क डे कब मनाया जाता है नदियों के लिए। तो समझिए कि नदियों के लिए जब अंतरराष्ट्रीय कार्य दिवस की बात होगी, तो कार्य दिवस की बात होगी, तो यानी कि नदियों को क्या करना है, नदियों को बचाने के लिए, नदियों को क्या करना है, सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए, नदियों के बारे में जागरूकता पर फैलाने के लिए, तथा नदियों के पानी को क्या करना है, सुरक्षित रखने के लिए, पॉल्यूशन मुक्त रखने के लिए, प्रदूषण मुक्त रखने के लिए जो अभियान चलाया जाता है, उसके लिए क्या है, कौन सा दिन घोषित किया गया है। यह एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है और उसमें क्या किया जाता है, नदियों की रक्षा और नदियों के महत्व का के लिए बातें की जाती है। तो 10 मार्च होगा, 4 मार्च होगा, 29 मार्च होगा या 14 मार्च होगा। तो कब होगा अंतरराष्ट्रीय कार्य दिवस जो नदियों के लिए संरक्षण के लिए किया जाता है, वह 14 मार्च हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संरक्षण दिवस, संरक्षण करने की बात हो रही है और क्या चीज की बात हो रही है, महत्व बताया जा रहा है कि नदियों का क्या महत्व हो सकता है हमारे जीवन में और क्यों नदियां हमारे जीवन की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन क्यों बोला जाता है, नदियों को हमारे जीवन की लाइफ लाइन क्यों बोला जाता है। इन सारी बातों का जो है हम लोग क्या किस दिन को दिवस को धोते की माना जाता है, संबोधित करते हैं। तो 14 मार्च को हम लोग क्या किए, डेडिकेटेड कि यह दिवस हम लोग क्या मनाएंगे, तो 14 मार्च को हम लोग मनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। कौन सा पत्रिका है, कौन सा पाक्षिक पत्रिका की बात हो रही है, पाक्षिक मराठी पाक्षिक है और वह इसका नाम है बहिष्कृत भारत। और बहिष्कृत भारत को किसने क्या किया था, आरंभ किया था। तो डायरेक्ट आंसर है B.R. अम्बेडकर ने, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था, इनका शुरुआत किया था। मासिक पत्रिका थी बहिष्कृत भारत और कहां से शुरू हुआ था, यह जो अखबार शुरू हुआ था 1927 में शुरू हुआ था और प्रकाशित हुआ था सबसे पहले कब, 1927 को, 1927 को यह अखबार प्रकाशित हुआ था। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किसने, B.R. अम्बेडकर ने किया था। चलिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की बात हो रही है 1969, 75, 77 या 1980 में। तो समझिएगा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वह कैसा कार्यक्रम है, आर्थिक कार्यक्रम है और इसका पर्पस यही था कि 1975 में, इस समय कब शुरू किया गया, 1975 में शुरुआत किया गया और इसका मकसद था कि समाज के जो कमजोर दबे तबके वर्ग के लोग थे उनको सामान्य पूर्वक जीवन यापन करने के लिए, मदद करने के लिए, उनके आर्थिक जो सामाजिक आर्थिक जो उनका स्तर था, मुख्यतः आर्थिक स्तर को क्या करना था, अपलिफ्ट करना था, ऊपर उठाना था और उसके लिए इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम को 1975 में ही शुरुआत किया गया था। और जो इंडिया के बीच, इंडिया में लोगों के बीच जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं और चाहे जो भी जो खाई है, एक तरफ अमीर वर्ग बहुत ही ज्यादा अमीर है और गरीब वर्ग बहुत ही ज्यादा गरीब है और उसके बीच में मिडिल क्लास के लोग हैं। तो ये जो विषमता है उसको दूर करने के लिए उस समय और भी बहुत ज्यादा विषमता थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में लोग थे, उसको दूर करने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रावधान किया गया और वह कब किया गया, 1975 में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रमा के चारों ओर नासा के 10 दिवसीय मानव मिशन का क्या किया गया है कि नासा क्या करने वाली है, नासा 10 दिन तक क्या करने वाली है, चंद्रमा के चारों ओर, चंद्रमा की सतह पर इन लोगों का क्रू मिशन इन लोगों ने लॉन्च किया है। साथ ही साथ यह भी देखिएगा कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत का भी अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा उन्नत तरीके से क्या किया गया है, बहुत ही आकर्षक मिशन सब लाया गया है। जैसे आप मानिए गगनयान है, चंद्रयान है, सूर्ययान है, ये तीनों के तीनों मिशन, इसके अलावा भी बहुत सारे सैटेलाइट्स को क्या किया, इसरो ने लॉन्च किया है। तो आपकी पकड़ इन सारे मुद्दों पर होनी चाहिए क्योंकि यह करंट टॉपिक में भी आएगा और साइंस से भी रिलेटेड हो जा रहा है और यह जो है बहुत ही वैल्यू जो है जस्टिफाई कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है इंडिया के इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए और इंडिया को अपना इंटरनेशनल लेवल पे जो पहचान बनाने के लिए यह सारे जो इंटरनेशनल स्पेस मिशन हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं, उससे क्या हुआ कि वर्ल्ड का ध्यान इंडिया ने अपनी ओर आकर्षित किया है। साथ ही साथ इसरो का जो मिशन होता है वह क्या होता है,
किफायत होता है, किफायत होता है मतलब कंपेयर टू अलग कंट्री से यह इनका चीप होता है, सस्ता मिशन लॉन्च करते हैं और सक्सेस रेशियो बहुत ही ज्यादा है, एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए भी यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल ही देखने को मिलेंगे आपको, या तो चंद्रयान से रहे, सूर्ययान से रहे, गगनयान से रहे, या इसरो के जो सैटेलाइट से रहे। तो आपको इसके बारे में भली भांति परिचित होना होगा। तो चलिए, चंद्रमा पर कितने दिन का दिवसीय मिशन है? 10 दिवसीय मिशन है और यह दीर्घकालीन मिशन होगा। इसमें विक्टर ग्लोबल, क्रिस्टीना कोच, रीड वाइजमैन या क्रिस्टीना हॉकमैन है। तो साथ ही साथ इसरो भी क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है चंद्रमा पर क्या करने के लिए, मानव को भेजने के लिए। चलिए, तो इसका चलिए विक्टर ग्लोबल हो जाएगा करेक्ट आंसर। चंद्रमा के चारों ओर कौन हो जाएगा, विक्टर ग्लोबल। तो चलिए अगला है, बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए पहले बात करते हैं कि बिहार में साक्षरता दर कितना है। पुरुष साक्षरता दर है 70 और महिला साक्षरता दर है 53। अब 53 में 53.57, पुरुष साक्षरता दर कितना हो गया, 70% हो गया पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर हो गया 53%। एवरेज अगर निकालते हैं तो एवरेज जो साक्षरता है बिहार में कुल मिलाकर के 72.9% साक्षरता है। ठीक है, 72 कुल मिलाकर के 72.9% साक्षरता दर है बिहार का। चलिए, यह एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गया कि 53.57 क्या हो गया, महिलाओं का साक्षरता हो गया और 17.32 साक्षरता दर किसका है, पुरुषों का है। और जब एवरेज की बात करते हैं तो 72.9% है, जो कि बहुत ही कम है बिहार का साक्षरता दर बहुत ही कम है, जो कि भारत का अगर बात करें, भारत का पूरा 80% साक्षरता दर है। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में 80% साक्षरता दर किसका है, पुरुष का। और महिला की बात करें तो 64% साक्षरता दर है। महिला का साक्षरता दर किसका है, ये भारत की बात कर रहे हैं, ये भारत की जब बात कर रहे हैं तो भारत का ये जो फिगर निकल करके आता है 80% है, उसके करस्पॉन्डेंस कितना है, 70% ही पुरुष का साक्षरता दर है। महिला का 64 है, 53 किसमें है, बिहार में। तो सोचिए ओवरऑल एवरेज 72% यहां निकल करके आ रहा है, जो कि बहुत ही नीचे लेकर के जा रहा है। और यहां पे बिहार सरकार को क्या करने की जरूरत है, वर्क करने की जरूरत है और पुरुषों को और महिलाओं को समान रूप से साक्षर करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी आरक्षण का जो प्रावधान है उसके रिस्पेक्ट में भी अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 50% ही निकल करके आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 50% साक्षरता दर ही है। हालांकि बिहार सरकार का जो वैकेंसीज आ रहा है उसमें जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान हो रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ठीक ठाक एक इनिशिएटिव मान सकते हैं, लेकिन अभी भी और भी बहुत ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है, तब जाकर के हम कहीं ना कहीं इंडिया लेवल पे कोई रेशियो को हम लोग क्या कर सकते हैं, टारगेट को अचीव कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है, कौन सा बैंक है जो सर्वाधिक शाखा खोले हुए बिहार में। चलिए आपको भी पता है, गली चौराहे चौक चौराहे पे भी आप देखते रहते हैं, वही बैंक है, जी हां, जहां आपका भी खाता होगा। चलिए, भारतीय स्टेट बैंक, बिल्कुल एसबीआई का सबसे ज्यादा शाखा है यहाँ बिहार में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। चलिए, किस दक्षिणी भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था, किस भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था, यानी ग्राम पंचायत की बात हो रही है कि ग्राम प्रशासन, गांव के में जो प्रशासन की व्यवस्था थी और वह उत्तम रूप से चल रही थी, किस दक्षिण भारतीय राज्य में। उसमें शासक कौन हुआ करते थे, चेर, चालुक्य, चोल, वातापी, किसके शासन में। तो सोचिए कि उस समय भी ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी और गांव में 3 लेवल की इकाइयां काम करती थी। उस समय जो शासन हुआ करता था, उस समय के जो चोल किंगडम का जो चोल का शासन था दक्षिण भारत में, उस समय 3 इकाइयों में क्या था, बटा हुआ था। वह उस समय की बात हो रही है कि केंद्र सरकार की तरह ही केंद्र में अस्थाई सरकार, स्थानीय सरकार की बात हो रही है, फिर उसके बाद नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद फिर प्रशासन का नेतृत्व राजा करा। इस तरह के 3-3, 4-4 यूनिट में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था और शासन का एक प्रणाली डेवलप किया हुआ था। तो उसी की बात हो रही कि चोल शासन काल में, चोल राजा के शासन काल में क्या हुआ था कि उत्तम ग्राम पंचायत प्रशासन था। चलिए आगे देखेंगे, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब माना जाता है, जो उद्भव हुआ था प्रथम पक्षी का, यानी कि जो
जो पक्षी आए होंगे, यानी जो हमारा इवोल्यूशन होता गया, तो इवोल्यूशन कैसे हुआ है कि हम अपने आप को इवॉल्व करते गए, एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे रूप में, और फिर जब डेवलप करते करते क्या हो गए हम लोग, फिर होमोसेपियंस कहलाए, जो कि किसको कहते हैं, आदि मानव या बुद्धि वाला मनुष्य कहते हैं। चलिए, तो वो सब तो हिस्ट्री की बात है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ। तो करीब करीब आज से 15 करोड़ वर्ष पूर्व। सोचिए कि हमारी आयु कितनी है, बहुत ही कम है। एक इंसान जो आज जिंदा रह रहा है वो कितना ही कम दिन जिंदा रहता है, और उसके हिसाब से कितना इवॉल्व होता हुआ आया है आज का मनुष्य। ठीक है, तो यह देखिए कि 15 करोड़ वर्ष पूर्व ही पक्षी का उद्भव हुआ होगा, और उस समय से इवोल्यूशन हुआ। ऋतु प्रवास किया करते हैं। ऋतु प्रवास मतलब क्या हुआ, भूटिया, भुक्सा, जौनसारी या थारू। चलिए, ऋतु प्रवास क्या होता है कि ऋतु प्रवास मतलब कि जो सीजन होता है, मतलब कि जो ऋतु में चेंज होती है, तो कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो एक प्रकार से क्या होते हैं कि अपने आप को ऋतु के अनुसार क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करते रहते हैं, और मुख्यतः उनका व्यवसाय जो होता है वह पशुओं पर आधारित होता है। जो पशुओं के साथ वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह अपने आप को भी मूव कर लेते हैं। तो चारागाह या पशु के लिए जो चारा की आवश्यकता होती है, तो जैसे हम लोग बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में क्या होगा, चारा की कमी हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, एक जगह से उठ करके दूसरे जगह चले जाएंगे जहां की सर्दियों का मौसम नहीं है, दूसरे तरह का ऋतु है। वहां पे क्या होगा कि उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में घास की बहुतायत होगी उस एरिया में, तो वहां पे वो क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। जैसे ही सर्दियां यहाँ खत्म हो जाएगी, फिर ये क्या करेंगे, यहाँ से वापिस आ जाएंगे। तो यह एक खानाबदोश टाइप का क्या हो गया, खानाबदोश टाइप का जिंदगी हो गया, जो करीब करीब निश्चित गर्मियों का मौसम हुआ, सर्दियों का मौसम हुआ, या मौसम की आवाजाही के कारण ये अपना मूवमेंट क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। और मुख्यतः यह जो कार्य होता है यह पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, और पर्वतीय क्षेत्र से क्या करते हैं, गर्मियों में उच्च चारागाह की ओर चले जाएंगे, और सर्दियों में निचली घाटी की ओर आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को कि गर्मियों में क्या करेंगे कि उच्च चारागाह की ओर, और सर्दियों में निचली घाटी की ओर चले जाएंगे। कौन सा हो जाएगा, भूटिया, भुक्सा, जौनसारी या थारू हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, भुक्सा जो प्रजाति है, भुक्सा जो जनजाति है, वह ऋतु प्रवास बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। कौन सा हो जाएगा, भुक्सा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। यानी पृथ्वी का जो वेट है उसमें से मैक्सिमम क्या है, तांबा है, कांस्य है, जिस्म है, लिखा है। तो चलिए, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, अगर हम लोग पृथ्वी को एक बॉल मानते हैं और उस बॉल का वेट करते हैं, तो उस बॉल के अंदर क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे खनिज मेटल्स हो सकते हैं। तो उसमें आपको आंसर बताना है कि कौन सा ऐसा चीज है जिसका वेट इस बॉल के अंदर सबसे ज्यादा है, यानी पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, जिसका रेशियो जो है पृथ्वी को बनाने में बहुत ज्यादा है, क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, सिलिका होगा, तांबा नहीं होगा, कांस्य नहीं होगा, जिप्सम नहीं होगा, सिलिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिका यानी बालू, सिलिका जो है क्या हो जाएगा, सिलिका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि पृथ्वी के महाद्वीप को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान है। असम में पारंपरिक घरों को स्केलेटल पर क्यों बनाया जाता है। पारंपरिक घर है असम में, जो पारंपरिक संदूषण का खतरा, बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा, भारी सूखे का, अस्वास्थ्य परिदृश्यों का खतरा, किस कारण से मकान जो होते हैं स्लिट करके बनाए जाते हैं। क्योंकि असम जो है, आपको भी पता है कि असम जो एरिया है वह क्या चीज से है, कि किस तरह का एरिया है। तो असम में बारिश बहुत ज्यादा होती है। असम में अगर बारिश बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, बाढ़ आएगा तो वन्य जीवों का भी खतरा होगा। तो मुख्यतः क्या होता है कि बाढ़ और वर्षा से बचाव के लिए क्या करते हैं ये लोग, जमीन को स्लिट करके बनाते हैं, यानी ताकि बाढ़ के समय घरों में पानी अंदर नहीं घुस सके, उसके स्तर को ऊंचा करके हम लोग क्या करते हैं, असम में घर बनाते हैं। और साथ ही साथ अगर पानी भरेगा तो वन्य जीवों का भी क्या रहेगा, खतरा रहेगा। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया। चलिए, इसको हम लोग पहले भी प्रैक्टिस सेट में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर से आज हम लोग एक बार करते हैं। चलिए, कांडला बंदरगाह होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय का जो बंदरगाह रखा गया है। और
पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसके नेता थे, यह भी गौर करने वाली बात है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है जनसंघ के नेता थे, और जनसंघ किससे संबंधित है, तो हमारे बीजेपी वाले पार्टी से संबंधित है ये नेता। और यह 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे। 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता थे। चलिए, और उन्हीं के नाम पे हम क्या किया गया है, कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। तो चलिए आज के लिए डिस्कशन को हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप क्या करिए, चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।